हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके सेकंड सिटिंग से संबंधित जो साइंस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी का सही मिलान करके बताऊंगा। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका राइट जो आंसर है वो क्या होगा। तो आइए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, हमने यहाँ पर जो प्रश्न पत्र का सेट लिया हुआ है वो बाबू लिया हुआ है सेट आई। यदि दोस्तों आपके पास प्रश्न पत्र का सेट आई है तब तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से अपने आंसर का सही मिलान कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो बात करते हैं बाबू हम लोग यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न में। देखिए, पहले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है पौधों के वायवीय भागों से जल का ऑस्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो होगा वो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 2 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है बाघ उपभोक्ता है। बाघ जो है वो बाबू किस स्तर का उपभोक्ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तीसरे नंबर में सवाल है आपका, मानव का उद्भव स्थान है। मानव का जो उद्भव स्थान है वो कौन है बाबू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफ्रीका। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 4 नंबर में सवाल है आपका, कर्माकुंचन गति पाई जाती है। तो बाबू ये पाई जाती है ग्रास नली में, जिसके माध्यम से जो भोजन होता है वो आपके पेट तक पहुंच पाता है, अर्थात आमाशय तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो 4 का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में बताया जा रहा है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो बाबू खुला परिवहन जो तंत्र है वो पाया जाता है काकरोच में, लेकिन आपके ऑप्शन में बिल्कुल भी काकरोच नहीं है, अर्थात तेलचट्टा नहीं है। तो दोस्तों जानते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, वो हो जाएगा तितली। तितली बाबू आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग 6 नंबर में बताया जा रहा है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो वो है बाबू हेमोग्लोबिन, यानी हेमोग्लोबिन की सहायता से ही जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर के कोशिकाओं के कोशिका द्रव तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो आप लोग बाबू हेमोग्लोबिन ही समझकर रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 7 नंबर में सवाल है आपका, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। तो बाबू ये बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की जो संख्या होती है वो होती है 22। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बाबू याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग मिलाते रहना, ठीक ना, आप लोग अपने क्वेश्चन पत्र के माध्यम से मिलाते रहना कि आपने कौन कौन सा सही आंसर दिया है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो बाबू 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा लाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में बताया जा रहा है ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो बाबू जो ऑक्जैलिक अम्ल है वो पाया जाता है टमाटर में, इसलिए ऑक्जैलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होगा वो होगा टमाटर। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में बताया जा रहा है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें सहसंयोजक आबंध कितने होंगे, यही आपको बताना है। तो बाबू 10 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 सहसंयोजक आबंध है। आप लोग समझकर रखना। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 11 नंबर सवाल में बताया जा रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। 12 नंबर सवाल में बताया जा रहा है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। मैंने दोस्तों आप लोगों को एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन बताया था ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके इसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन बाबू आप लोग मेरे बातों को बिल्कुल भी मानते नहीं हैं। यदि दोस्तों आप लोग मेरी बातों को मानते, मेरे वीडियो को देखते, तो दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे
आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपके लिए जो भी वीडियो लेकर आता हूँ उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। अरे बाबू मान कर चलते हैं कि आपके जो क्वेश्चन है अगर वो आपके एग्जाम में ना भी है तो कम से कम जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा उससे आप अवगत तो होइएगा ना। बताइए आपका जो समय है वो तो बेकार तो नहीं जाएगा। लेकिन बाबू मैंने जो भी क्वेश्चन अपने बाबू वीडियो के माध्यम से बताया था वो क्वेश्चन आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर सवाल में बताया जा रहा है निम्नांकित में कौन उपधातु है। उपधातु का मतलब होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो बाबू यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आयरन है और जो कॉपर है जो निकल है ये तीनों के तीनों धातु हैं। लेकिन बात करें हम लोग यहाँ पर असरनिक का तो दोस्तों जो असरनिक है वो बिल्कुल भी धातु नहीं है यानी यह उपधातु है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर में बताया जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन हो रहा है। जब यह वियोजन हो रहा है तो बाबू इसका जो स्वरूप है वो हो जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो अभिक्रिया है वह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 15 नंबर में बताया जा रहा है निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। तो बाबू यहाँ पर आप देखिएगा इसमें बताया जा रहा है निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। ठीक है, तो संतुलित बताना है। हाई संतुलित नहीं है ना, ई भी संतुलित नहीं है। ठीक, ई भी संतुलित नहीं है यानी कि हाई आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, तो आप लोग बाबू समझ के रखना। 16 नंबर सवाल में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर होगा। 17 नंबर में बताया जा रहा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का माने। तो बाबू जानते हैं वस्तु की जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर से अधिक। अगर वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर से अधिक होगी तभी जाकर बाबू अवतल दर्पण में उत्पन्न आवर्धन का जो मान होगा वह 10 सेंटीमीटर फोकस के लिए धनात्मक होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा 17 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग समझ कर रखना। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 18 नंबर में। 18 नंबर में बताया जा रहा है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है बाबू, घटता है कि बढ़ता है। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर सवाल में बताया जा रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा आपका राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल में बताया जा रहा है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो बाबू आधा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है 21 नंबर में एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है, आपको बताना है कि चींटी की जो गति की दिशा है वो किस ओर है। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फोकस से ध्रुव की ओर है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है 22 नंबर में आप लोग समझना बाबू आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है, तो वो नियंत्रित करती है बाबू पक्षांबी मांसपेशियां। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल में बताया जा रहा है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो बाबू जानते हैं कुछ बादलों का जो रंग होता है वो उजला होता है परिकिरण के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग समझ कर रखिएगा। 24 नंबर सवाल में बताया जा रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो बाबू प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल में बताया जा रहा है ब्रिक सहायता प्रदान करता है। जो ब्रिक है वो बाबू किस चीज में सहायता प्रदान करता है, तो उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग याद रखिएगा।
26 नंबर सवाल में बताया जा रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो बाबू जो प्रकाश संश्लेषण है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है और जो सूर्य होता है वो बाबू दिन में ही होता है। ठीक है, तो 26 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दिन में। यहाँ पर अगला जो सवाल है 27 नंबर, इसमें बताया जा रहा है सिनेपेटिक नॉप्स पाया जाता है। तो बाबू 27 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन में पाया जाता है। यहाँ पर 28 नंबर में बताया जा रहा है निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो बाबू 28 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चूहा का होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हवेल भी मारे थे ना, लेकिन चूहा होगा। 29 नंबर सवाल में बताया जा रहा है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। तो बाबू कोशिकीय जो ईंधन है वह निम्न में से ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है वो बाबू हमारे शरीर के कोशिका में होता है, इसीलिए हम लोग ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 30 नंबर में। 30 नंबर सवाल में बताया जा रहा है एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो बाबू एटीपी में जो फास्फेट की संख्या होती है वो होती है 3। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। 31 नंबर सवाल में बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। तो बाबू देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। तो बाबू यहाँ पर जो आप फेफड़ा देख रहे हैं, यहाँ पर जो वृक्क देख रहे हैं, ये दोनों को दोनों उत्सर्जी है। त्वचा भी उत्सर्जी है जिससे पसीना बाहर आता है। अग्नाशय नहीं होगा ना, अग्नाशय आपका राइट आंसर होगा। 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर सवाल में बताया जा रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो बाबू 32 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पिनियल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल में बताया जा रहा है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो बाबू यह प्रदान करते हैं हाइड्रोजन आयन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल में बताया जा रहा है निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। तो बाबू यहाँ पर जो आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह प्रबल अम्ल है। जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यह भी प्रबल अम्ल है। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में HNO3 नाइट्रिक अम्ल, यह भी प्रबल अम्ल है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन, तो एसिटिक अम्ल। ठीक है, 35 नंबर सवाल में बताया जा रहा है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो बाबू सिल्वर आयोडाइड का जो रंग है वो श्वेत होता है। तो 35 के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बात करते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में बताया जा रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो वो है बाबू हीरा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर सवाल में बताया जा रहा है कार्बन के कितने रावादार अवरूप हैं। तो बाबू वो है 3 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देख सकते हैं 38 नंबर में, इसमें कहा जा रहा है जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। तो बाबू जो जिंक ब्लेड है वह जिंक धातु का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 39 नंबर में। 39 नंबर में बताया जा रहा है नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं। तो बाबू 3 आबंध होता है ना, एगो नाइट्रोजन और एगो नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच जो आबंध होता है वो होता है बाबू 3 गो। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 40 नंबर सवाल में बताया जा रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो बाबू एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 41 नंबर में बताया जा रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो बाबू जो किलोवाट घंटा है वह शक्ति का मात्रक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को समझ कर रखिएगा। 42 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। मानव की आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो वह नियंत्रित करता है बाबू पक्षाम पेशी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42 का। 43 नंबर में कहा जा रहा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा स्रोत ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। 44 नंबर सवाल में कहा जा रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो वो होती है बाबू 2n²। 2n² आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
आप लोग समझ कर रखिएगा। 45 नंबर में कहा जा रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो बाबू मीथेन। मीथेन जो होगा वह अन्य हाइड्रोकार्बन की तुलना में सबसे सरल होगा। तो इसलिए 45 का हम लोग सही ऑप्शन ए को समझेंगे। यहाँ पर देखिए 46 नंबर में, 46 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो बाबू जानते हैं निम्न में से सबसे जो कम गलनांक वाला धातु है वो है एल्युमिनियम, क्योंकि जो एल्युमिनियम है ये बाबू चला आता है पी ब्लॉक में, और जो सोडियम और यहाँ पर जो आप आयरन और जो कॉपर देख रहे हैं इन तीनों में जो सोडियम है वो चला आता है एस ब्लॉक में, और आयरन और कॉपर जो है वो चला आता है डी ब्लॉक में। यानी पी ब्लॉक वाला जो आपका तत्व है वही आपका हो जाएगा। इसका जो गलनांक होगा यह कम होगा अन्य तत्वों की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर डी 46 का सही होगा। 47 नंबर सवाल में बताया जा रहा है सोना की परमाणु संख्या है। तो बाबू सोना की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 79। 79 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है बाबू? तो 48 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे लवण सब है, ई भी है, ई भी है, ई भी है, ई भी है, लेकिन बाबू हाई हाई आपके क्षार के रूप में है और हाई अम्ल के रूप में है। लेकिन यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं K2SO4 यह उदासीन रूप में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लवण को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है 49 नंबर में ओजोन परत का अवक्षय करता है। ओजोन परत का अवक्षय कौन करता है? तो बाबू वो करता है CFC। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 50 नंबर में। 50 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो बाबू ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 50 का। यहाँ पर बात करते हैं 51 नंबर में। 51 नंबर सवाल में बताया जा रहा है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का जो उदाहरण है वो कौन है बाबू? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IAA। ठीक है, 52 नंबर में कहा जा रहा है आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। तो बाबू आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है तना द्वारा। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर सवाल में कहा जा रहा है हाइड्रीला पाया जाता है। बाबू जो हाइड्रीला है वो कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है जल में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल में कहा जा रहा है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो बाबू एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है वो होता है 120 mmHg। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा यही बाबू 54 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा 55 नंबर में इसमें कहा जा रहा है उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। तो वो होगा बाबू हाइड्रा। हाइड्रा जो होगा वो उभयलिंग होगा। तो 55 के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं हम लोग 56 नंबर में। इसमें कहा जा रहा है मछली में श्वसन होता है। तो बाबू मछली में जो श्वसन होता है वो होता है गिल्स द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल में कहा जा रहा है आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। तो बाबू आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है वो सेम ही होती है, अर्थात समान ही होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल में बताया जा रहा है निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो बाबू वो आता है एथेनॉल। एथेनॉल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर सवाल में बताया जा रहा है आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो बाबू 8 होगा ना। आपका सही आंसर होगा बाबू 8 ऑप्शन नंबर डी। इसमें कहा जा रहा है 60 नंबर में आप लोग समझना सौर सेल में किसका उपयोग होता है? बाबू सौर सेल में जो उपयोग होता है वो होता है सिलिकॉन तत्व का। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग मिलाते रहना। इसमें बताया जा रहा है 61 नंबर में एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? बाबू सबको जोड़ देंगे 2 8 10 10 7 17। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा 62 नंबर में। 62 नंबर में कहा जा रहा है ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो बाबू 62 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 63 नंबर में। इसमें बाबू बताया जा रहा है सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है। तो बाबू सोडियम फास्फेट का जो अणु सूत्र होता है वो होता है Na3PO4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर 64 नंबर में बताया जा रहा है ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो बाबू नेफ्रॉन कहा जाता है ना। नेफ्रॉन जो होता है वह ब्रिक का एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 65 नंबर में। 65 नंबर में कहा जा रहा है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 65 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 66 नंबर में। 66 नंबर सवाल में कहा जा रहा है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो बाबू जो विभक्त वलय है वह प्रयुक्त होता है डीसी मोटर में। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर सवाल में बताया जा रहा है धात्विक चलकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है। तो बाबू जानते हैं यह जो गति है यह आश्रित है इलेक्ट्रॉन की गति पर। तो आप लोग समझ के रखना कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 68 नंबर में कहा जा रहा है बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है। तो बाबू जानते हैं इसका कारण क्या है। इसका कारण है यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं। तो 68 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा 68 का। 68 का ए नहीं होगा, बी होगा, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना बाबू, यही आपका राइट आंसर होगा 68 नंबर का। ठीक है। यहाँ पर समझिएगा 69 नंबर में। 69 नंबर सवाल में बताया जा रहा है वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो बाबू जानते हैं वो कौन होगा। वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 का। ठीक है। यहाँ पर हम लेकर चले थे 68 है ना, 68 हाँ, यहाँ पर 69 सही है। 70 में चलते हैं। 70 नंबर सवाल में कहा जा रहा है घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो वो होती है 50 हर्ट्ज की। ठीक है। यहाँ पर 70 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर सवाल में बताया जा रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो बाबू पानी का जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है इन सभी की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 72 नंबर में बताया जा रहा है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो बाबू वो घिरा होता है 5 सतहों से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर सवाल में बताया जा रहा है समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। बाबू समान नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वो होता है अनंत। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कहा जा रहा है 74 नंबर में यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो बाबू वो होगी वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा 74 का। यहाँ पर बात करते हैं 75 नंबर में। यहाँ पर बात करते हैं 75 नंबर में। इसमें कहा जा रहा है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो बाबू प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम है वो है 2। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर समझ कर रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलाते रहिएगा। ठीक है। बताइएगा जरूर कि आपने 40 में कितना सही किया है। 76 नंबर सवाल में बताया जा रहा है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो बाबू परावर्तन कोण का जो मान होगा वो होगा 0 डिग्री। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 77 नंबर में बताया जा रहा है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है। तो बाबू वायुमंडल में प्रकाश का जो रंग है वो अधिक परिकिरण करने वाला जानते हैं कौन है। वो है नीला। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। यहाँ पर समझना 78 नंबर में इसमें बताया जा रहा है वायु में अभिसारी लेंस है। तो बाबू 78 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कांच का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। 79 नंबर में बताया जा रहा है यहाँ पर समझिएगा आप लोग, यहाँ पर हटाकर बताते हैं यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा। बाबू यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो प्रतिबिंब आधा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल में कहा जा रहा है जब प्रकाश की किरण हवा अर्थात विरल माध्यम से कांच यानी कि सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो बाबू किस ओर मुड़ जाती है। तो यह बाबू मुड़ जाती है अभिलंब
स्तंभ की ओर। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके सेकंड सिटिंग से संबंधित साइंस पेपर के कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके आंसर का सही मिलान करा दिया है। दोस्तों आप लोग बताना मेरे कमेंट सेक्शन में कि आपने 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।